सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिस। आज आपको पता चलेगा हमारे पास कि बेसिस में OH माइनस आयंस होते हैं, तो कैसे वो स्ट्रॉन्ग एसिड आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे वीक आइडेंटिफाई करते हैं। आज आपको ये भी पता चलेगा कि क्या एल्कली होते हैं, क्या सारे बेसिस एल्कली होते हैं और या कौन से बेसिस एल्कली नहीं होते हैं। तीसरी कंडीशन आपको आज ये भी पता चलेगी कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको बुक्स में लिखा होता है कि हाँ ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, बट क्यों है ऐसा, और जब कभी कंपैरिजन की बात आ जाए तो क्या हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो दैट इज़ द थिंग, ये सारी चीज़ें आज क्लियर होने वाली हैं। थोड़ी सी चीज़ें और आपको हम डिटेल में बता दें तो जो भी आपके पास बोर्ड में हम लिखते हैं उसको आपका स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके सारे नोट्स जो क्लास के होते हैं डिस्क्रिप्शन में गिवन होते हैं, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो। एज वेल एज जितने प्रीवियस वीडियो हमारे पास इस चैप्टर के बने हुए हैं, चैप्टर नंबर 2 चल रहा है एसिड बेस एंड सॉल्ट, सारे आपके पास डिस्क्रिप्शन में 1 बाय 1 आपके गिवन होते हैं, तो आपको डिफ़िकल्टी होने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको नीचे ब्राउज कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक बेसिस। बात आती है हमारे पास कि बेसिस होते क्या हैं, किनको हम बोलते हैं बेसिस। तो हमने ये तो पढ़ा था आपके पास एसिड्स वाले केसेस में क्या कि एसिड और बेस में हमने ये पढ़ा था कि बेसिस मोस्टली OH माइनस आयंस प्रोड्यूस करते हैं। एज वेल एज हमने ये भी पढ़ा था कि जो ऑक्साइड होती है हमारे पास मेटल की, है ना, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो वहाँ से जो ऑक्साइड फॉर्म होती है वो भी बेसिक ऑक्साइड होती है, वो भी एज अ बेस वर्क करती है। उसका भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आज कराने वाले हम, तो वो भी एज अ बेस वर्क करती है। क्यों बेस वर्क करती है हमारे पास? क्योंकि आपका वाटर के साथ कंबाइन कराने पर बेस फॉर्म करता है। बात समझ में आ रही है हमारे पास? क्लियर है? तो मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं आपके पास सब्सटेंसेस हैविंग OH माइनस आयन, इसी को बोलते हैं हम क्या, हाइड्रोक्सिल, है ना, हाइड्रोक्सिल आयन। और ऑक्साइड ऑफ मेटल इज कंसिडर्ड एज बेसिस। क्लियर? मतलब यहाँ पर हम आपको ये नहीं बताने वाले कि बेसिस आपके पास बिटर इन टेस्ट होते हैं, यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो भी आपके पास OH माइनस आयंस रख रहा है एज वेल एज हमारे पास मेटालिक ऑक्साइड्स जो हैं वो सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। अब जैसे हम छोटा सा एग्जांपल इसका लेना चाहें तो एक छोटा सा एग्जांपल हमारे पास इसका हो जाएगा NaOH। अब आप देख रहे होंगे कि NaOH में क्या है, हमारे पास सोडियम है और आपके पास हाइड्रोक्साइड है। क्लियर? अब ये जो NaOH है ये हमारे पास बेस है, हम इसको कह सकते हैं बेस है। क्यों? क्योंकि आपके पास ये रिलीज करता है हमारे पास क्या, OH माइनस आयंस, तो इसलिए हमारे पास ये बेस है। अब हम बोलें कि क्या ये एल्कली है, क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास एल्कली है? सो दैट इज़ द मेन थिंग विच वी हैव टू जस्ट क्लियर कि एल्कली क्या होता है। बात समझ में आ रही है हमारे पास? तो आपको एल्कली तो हम बाद में बताएंगे, बट अभी आपके पास क्या होता है कि ऐसे बेस जो वाटर में क्या हो हमारे पास, सॉल्युबल हो। क्लियर? कह सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कि ये क्या हो हमारे पास, सॉल्युबल हो। किस में? वाटर में। तो जब बेस कोई आपका वाटर में सॉल्युबल हो जाता है तो वहाँ से फॉर्म होता है हमारे पास क्या, एल्कली। बात समझ में आ रही है? कंडीशन समझ में आ रही है कि व्हाट आर एल्कलीज? एल्कलीज आर दोज बेसिस इन विच सॉल्वेंट इज वाटर। बात समझ में आ रही है कि जब बेस वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा या सॉल्युबल हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि अब वो एल्कली बन गया। तो अब होता क्या है कि सारे बेसिस आपका वाटर के साथ डिजॉल्व नहीं होते, और जब सारे बेसिस वाटर के साथ डिजॉल्व नहीं होते तो हम कह सकते हैं कि सारे बेसिस आपके एल्कली नहीं होते। क्लियर? लेकिन यदि एल्कली है, यदि एल्कली मिला है तो कहने का मतलब बेस से ही मिला होगा, तो जितने भी एल्कली होंगे, बात समझ में नहीं, बहुत ध्यान से, सारे बेस कंटेन करेंगे, वाटर तो होगा ही होगा, साथ में बेस कंटेन करेंगे। लेकिन यदि बेस है तो जरूरी नहीं कि वो वाटर के साथ डिजॉल्व हो। बात समझ में आ रही? तो यहाँ से स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, ऑल एल्कली आर बेसिस बट नॉट ऑल बेसिस आर एल्कली। क्लियर? बात समझ में आ रही है? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट आता है कि इसको एल्कली क्यों कहते हैं। वाई वी से दैट बेस प्लस वाटर इज एल्कली। यस, तो इसको एल्कली इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो आपके एल्कली होते हैं ये मोस्टली जो बेसिस होते हैं, बेसिस ऑफ, या तो आपके पास वो एल्कली मेटल होगा और या फिर हमारे पास वो एल्कलाइन अर्थ मेटल होगा।
अब आप बोलो सर ये क्या है, तो ये चैप्टर नंबर 5 में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हो आप। बट क्योंकि हमने क्या बोला आपको कि हम शुरुआत वाले चैप्टर्स में ही आपको इतना पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको लगे कि हाँ ये तो मैंने पहले ही पढ़ा हुआ था। मतलब एक वो फील होना चाहिए हमारे पास कि हमने पहले ही पढ़ा हुआ था, ताकि उसको पढ़ने में हमें और इंटरेस्ट आए। यदि हमें सारे चैप्टर्स में नई नई चीज़ें मिलती जाएंगी तो प्रॉब्लम तो बढ़ती जाएंगी। बात समझ में आ रही? ऐसे पहले चैप्टर में मैंने बहुत सारी रिएक्शंस कराई थी जो अब आपको मिल रही होंगी, तो कॉन्सेप्ट उसका बिल्कुल वही है, ताकि एक दूसरे से कनेक्शन फील हो आपको। सो यदि कोई चीज़ हम अभी पढ़ लेंगे बाद में यदि यूज होगी तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस। सो दैट इज़ द थिंग। एल्कली मेटल, एल्कली मेटल होते हैं फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स। कौन कौन से? लीना की रब से फरियाद, लीना की रब से फरियाद। क्लियर? तो लीना में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। फ्रेंसियम को काउंट नहीं करते हैं क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है, तो इसलिए इसका कोई भी बेस फॉर्म नहीं होता। बेस फॉर्म होंगे आपके पास इन्हीं के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हम इसी से पढ़ने वाले हैं कि कौन सा स्ट्रांग होता है, कौन सा वीक बेस होता है। ये तो हो गया एल्कली मेटल। यदि हम बात करें आपके पास एल्कलाइन अर्थ मेटल की, तो होता है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बाप मत, पापा के सामने मत पढ़ते ना, मार खा जाओगे। खैर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो बेटा में बी से बेरिलियम, एम जी से मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोनियम, बेरियम, और ये रेडियम। रेडियम होता है आपका रेडियो एक्टिव, इसलिए इसका भी कोई बेस फॉर्म नहीं होता है। तो मतलब बेस हमारे पास फॉर्म कौन कौन करेंगे? ये और ये। इनके जो बेसेज होते हैं वो आपके सिर्फ और सिर्फ वाटर में सॉल्युबल होते हैं। क्या समझ में आया आपके पास? कि बेसिस ऑफ एल्कली मेटल्स, दैट मीन्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, एज वेल एज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनियम, एज वेल एज बेरियम, इनके बेसिस आपके पास सॉल्युबल होते हैं वाटर में, एंड दैट इज द रीजन यही बेस आपके एल्कली फॉर्म करेंगे, और इसलिए हम उनको बोलते हैं क्या? एल्कली। बात समझ में आया हमारे पास? क्या समझ में आया कि एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल के बेस, कहने का मतलब जब वो OH के साथ कंबाइन हो, सिर्फ और सिर्फ वही वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और कोई सॉल्युबल होता ही नहीं है हमारे पास। सो दैट इज द रीजन दे आर कॉल्ड एल्कली। बात समझ में आ गई हमारे पास? क्लियर? ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं, सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं। आप कंफ्यूज हो रहे हो कि सर ये क्या है, तो आप नीचे देख लो। देखिए जरा, ये पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल में आप क्या देख पा रहे होगे कि टोटल आप देखो वर्टिकल कॉलम्स भी हैं और हॉरिजॉन्टल भी हैं। हॉरिजॉन्टल कितने हैं? 7। वर्टिकल कितने हैं? 18। तो ये जो पहला ग्रुप है, आप देखो पहले ग्रुप में देखो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? सेम यही एलिमेंट्स है। लीना की रब से फरियाद, तो हाइड्रोजन तो काउंट नहीं किया जाता मेटल्स में, तो दैट इज रियल लिथियम से काउंट किया गया है। सेकंड वाले ग्रुप में बगल वाले में देखो जस्ट उसी के बेरिलियम से स्टार्ट हुआ हमारे पास। तो ये था पीरियोडिक टेबल। ये पूरी याद करा देंगे आपको हम चैप्टर नंबर 5 में। बात समझ में आ रही? बोलो सर बहुत है, हम करा देंगे निमोनिक्स उसके बता करके, जैसे अभी बताया ना हमने, लीना की रब से फरियाद, फिर बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बात समझ में आ रही है? वहाँ पर कन्या सुंदर भी हो जाता है, कन्या सुंदर, खैर अलग मैटर है। बात समझ में आ रही है वहाँ पास? तो क्या कंडीशन होगी हमारे पास? ये पूरा हम आपको याद करा देंगे, बट अभी आपको इतना समझना है कि वाई बेसिस आर कॉल्ड एल्कली, बिकॉज दे आर जस्ट मेड अप ऑफ एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बनते तो सबसे भी हैं, और भी मेटल्स होती हैं, लेकिन इनके जो बेसिस होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और दैट इज अगेन दे आर कॉल्ड बेसिस। तो यहाँ फिर पॉइंट लिख लेते हो, पॉइंट लिख सकते हो हमारे पास। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड, सिंस द basis of alkali / alkaline earth metal, alkali and alkaline earth metal are soluble in water, hence bases are called, these bases are called alkali। बात समझ में आ रही है? तो हम आपको वो चीज़ें बता रहे हैं जो नॉर्मली आपकी पहुंच से बाहर है। पहुंच से बाहर का मतलब ये हो गया कि बुक आप पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा वाटर बेस प्लस वाटर एल्कली। क्यों एल्कली? हम वो बता रहे हैं आपको। क्लियर? आपकी भी पहुंच से बाहर, और मोस्टली जो पढ़ रहे हैं उनकी भी पहुंच से बाहर, तो इसलिए आपको वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ताकि ये लेक्चर पढ़ने के बाद कुछ भी पहुंच से बाहर ना हो, सब कुछ हाथ में हो। ओके, नेक्स्ट आते हैं। क्लियर? अब आ जाते हैं हम जरा इसमें बेसेज में आ जाते हैं कि आपके पास कौन सा बेस स्ट्रांग होता है, कौन सा बेस वीक होता है। बात समझ में आ रही है? या हम अभी ऑलमोस्ट इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं बाद में। पहले हम लिख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस।
इसके बाद पढ़ते हैं आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस, कि बेसिस को क्लासीफाई कैसे किया जाता है। तो बेसिस को दो टाइप से क्लासीफाई किया जाएगा। पहला हमारे पास स्ट्रेंथ, फर्स्ट आपके पास है स्ट्रेंथ की भी आप पे, और स्ट्रेंथ का मतलब साफ है कि जो जितना जल्दी OH माइनस आयन क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, फर्निश कर देगा। बात समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं यहाँ पर। इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हमारे पास कि कौन सा बेस जल्दी OH माइनस रिलीज करेगा, हमको कैसे पता चलेगा। हाउ वी विल आइडेंटिफाई कि भैया LiOH ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि NaOH ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हाउ वी विल आइडेंटिफाई, हमें कैसे पता चलेगा। बात समझ में आ रही है? तो वी विल जस्ट गोना टू वर्क ऑन दैट कॉन्सेप्ट। सो स्ट्रेंथ के बिहाफ पे हमने क्या देखा कि फर्स्ट हो जाएगा हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में हम क्या लिख देंगे, इसमें हम लिख देंगे रिलीजेस OH माइनस आयन कंप्लीटली within a second, within no lag of time। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? विद इन नो लैग ऑफ टाइम। लैग का मतलब क्या होता है हमारे पास, बिना डिले किए हुए, है ना, बिना टाइम का डिले किए हुए, बिना रुके आपके पास तुरंत ऑन द स्पॉट पूरे के पूरे OH माइनस आयन क्या कर देगा, वो फर्निश कर देगा। तो यदि फर्निश कर दिए पूरे के पूरे OH माइनस आयन, तो हम कह सकते हैं वो आपके पास क्या स्ट्रॉन्ग बेस है। एग्जाम्पल में यदि आपसे बोला जाए तो भाई लिख सकते हो आप NaOH लिख दिया आपने लिख दिया KOH, आपने लिख दिया LiOH। तो ये सारे स्ट्रॉन्ग बेस है। अभी हम पढ़ेंगे कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग है। बी नंबर होता है आपके पास वीक एसिड। सो वीक एसिड में क्या हो जाएगा हमारे पास, रिलीजेस OH माइनस आयन पार्सली। पार्सली का मतलब क्या हो गया, विद लैग ऑफ टाइम। कि एक तो मतलब जो आपके पास है पूरे के पूरे आयंस भी नहीं रिलीज कर रहा है, दूसरी बात जो रिलीज कर भी रहा है उसमें उसको टाइम लग रहा है। तो लैग का मतलब समझिएगा हमारे पास, लैग का मतलब क्या है, टाइम। क्लियर है कि मतलब टाइम की क्या है हमारे पास, उसमें लैग हो रहा है, इसमें नो लैग, मतलब बिना टाइम का डिले किए हुए आपके पास तुरंत उसने रिलीज कर दिए। यहाँ पर उसको टाइम लग रहा है हमारे पास, उसके बाद वो रिलीज कर रहा है। तो एग्जाम्पल इसके हमारे पास क्या हो जाएंगे, बड़े सिंपल से हम लिख सकते हैं NH4OH, हम लिख सकते हैं आपके पास AlOH टू द होल थ्राइस। क्लियर, हम लिख सकते हैं आपके पास FeOH टू द होल थ्राइस। तो ये हमारे पास कंडीशंस हो गई। यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये सब आपके पास बुक में लिखा रहता है और आप इसको आसानी से समझ सकते हो, याद कर सकते हो, बोर्ड एग्जाम दे सकते हो। बात समझ में आ रही? लेकिन कभी कभी आपके पास ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी जहाँ पर आपको प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ेगी कि यदि कोई आपसे पूछ दे, बहुत बार ये डाउट आता होगा स्टूडेंट के माइंड में, क्योंकि जितनी बार आप चैप्टर पढ़ते जाओगे ना कुछ एक नई चीज़ माइंड में आएगी और वो सारी चीज़ें हम ख़त्म करना चाहते हैं। बात समझ में? हर ईयर हम कुछ ना कुछ इम्प्रोवाइजेशन करते हैं ताकि स्टूडेंट के माइंड में जो जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं वो पहले से ही खत्म हो जाए। क्या आपने देखा NaOH KOH, छोटा सा एग्जांपल है ना, NaOH और KOH बुक में लिखा हुआ है भैया दोनों स्ट्रॉन्ग है, आपने पढ़ लिया स्ट्रॉन्ग है, आपसे टीचर ने पूछा, आपने बता दिया स्ट्रॉन्ग है, नंबर मिल गए, कॉपी में लिख के आ गए, बात खत्म हो गई। पूछा जाए इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग है, क्वेश्चन जनरेट हो गया हमारे पास, इन दोनों में कौन सा स्ट्रॉन्ग है। सो बात यहाँ पर ये समझनी है हमारे पास कि यदि हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है उसमें OH कंबाइन है तो जितना जल्दी उनके बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, बात समझ में आ रही है, जितना जल्दी बॉन्ड ब्रेक होगा उतना जल्दी OH रिलीज हो जाएगा। तो वही तो हम पढ़ रहे हैं आपके पास कि नो लैग ऑफ टाइम, बिना टाइम का डिले किए हुए तुरंत OH उसने क्या कर दिया, फर्निश कर दिया हमारे पास, तो वो स्ट्रांग हो गया। जो तुरंत नहीं कर पाया, हालांकि ये भी कंप्लीट करेगा, ये भी कंप्लीट करेगा, बट मैटर ये कि इन दोनों में से पहले कौन OH माइनस रिलीज कर देगा, दैट इज द रीजन हमने ये मेंशन किया है, विद इन नो लैग ऑफ टाइम, बिना टाइम का डिले किए हुए तुरंत रिलीज कर दे। बात समझ में आ रही? तो आप देखो, आप सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11, मतलब इसको लिख सकते हो आप 2,8,1। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 19, क्या लिख सकते हो आप 2,8,8,1। कोई प्रॉब्लम? यदि आप इसको बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग बनाना चाहो तो आपने देखा कि बोर्स मॉडल ने न्यूक्लियस बनाया, न्यूक्लियस के बाद 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ पर रख दिए उसने, ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर उसके बाद एक बनाया उसने, तो यहाँ पर कितने रख दिए 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर उसके बाद एक बनाया उसने, यहाँ पर कितने रख दिए हमारे पास, एक रख दिए। क्यों? क्योंकि आपके पास 2,8,1 था। अब यहाँ पर देखना आप, यहाँ पर उसने न्यूक्लियस बनाया, यहाँ पर लिख दिया आपके पास क्या, सोडियम, यहाँ पोटेशियम, फिर आपके पास पहली सेल में कितने रख दिए 2, फिर कितने रख दिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर उसने आपके पास कितने रख दिए 1 2 3 4 5
6 7 8, ये तो क्लास 9 में पढ़ा है ना। अब ये मत बोलना सर ये कहाँ से आ रहा है। क्लियर, बात समझ में आ रही है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपके पास, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसलिए अब आप देखो जरा इसमें साइज़ किसका बड़ा है, इसका या इसका। पोटेशियम का साइज़ बड़ा है कि आपके पास सोडियम का। अब आप बोल दो कि यार सर ये क्या पूछ रहे हो, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि पोटेशियम में 4 सेल हैं, 1 2 3 4 सेल का मतलब ऑर्बिट है ना, 4 ऑर्बिट है, इसमें 3 ऑर्बिट है, तो ऑब्वियस सी बात है 4 वाला बड़ा होगा। अब जब 4 वाला बड़ा होगा तो ध्यान से समझो, पोटेशियम का साइज है बड़ा और OH के साथ कंबाइन कर रहा है हमारे पास OH है ये। बात समझ में आ रही है, तो ध्यान समझिएगा, इसका साइज है बड़ा, यहाँ पर समझिएगा, इसका साइज है बड़ा, क्लियर, और इसका साइज हमारे पास क्या है OH का छोटा। तो इनका यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस काउंट करी जाती है ना, हमारे पास जो बॉन्ड फॉर्म होता है उनके तो सेंटर से डिस्टेंस काउंट करी जाती है। तो इसका साइज बड़ा है K का, बहुत ध्यान से समझो, तो इसकी रेडियस भी ज़्यादा होगी, और जब इसकी रेडियस प्लस OH की रेडियस कंबाइन कराओगे तो ज़्यादा वैल्यू आएगी। यदि हम सोडियम का लेते हैं तो सोडियम का साइज छोटा है और OH का साइज उतना ही है हमारे पास जितना इस केस में था, तो इस केस में आपके पास जो उनके बीच की रेडियस आएगी वो कम आएगी। मतलब हम ये समझाना चाह रहे हैं कि यदि साइज बड़ा है एटम का ना, तो जो उनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है ना, किसके बीच में, Na और OH के बीच में या K और OH के बीच में, उसकी लेंथ भी ज़्यादा होती है। बहुत ध्यान समझिएगा हमारे पास, यदि आपके पास बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, कहने का मतलब साइज एटम का ज़्यादा है, तो उसकी जो एटम के साथ OH के साथ बॉन्ड लेंथ है वो भी ज़्यादा होगी। और जब यदि वो भी ज़्यादा होगी तो आप ध्यान समझिए, ये मार्कर है इतना बड़ा, इसको तोड़ना है आसान, हालांकि इतना आसान नहीं, लेकिन यदि हम इसका साइज और छोटा कर दें तो क्या तोड़ पाओगे आप उसको, नहीं तोड़ पाओगे ना। तो जैसे जैसे आपके पास एटम का साइज बढ़ता जाता है, उनके बीच की जो बॉन्ड है वो भी बढ़ता जाता है, और जब बॉन्ड बढ़ता जाएगा तो आसानी से ब्रेक हो जाएगा, आसानी से, थोड़ी बिना टाइम लगाए। लेकिन यदि आपके पास एटम का साइज छोटा है, क्लियर, तो उनके बीच का बॉन्ड भी छोटा होगा, और यदि उनके बीच का बॉन्ड छोटा होगा तो उसको ब्रेक करने में डिफ़िकल्टी होगी, मतलब उस केस में OH माइनस आसानी से रिलीज नहीं होगा। तो अब आप देख लो, यदि हम लिथियम में हैं तो 2,1 मतलब 2 ऑर्बिट हैं, 2,8,1 3 ऑर्बिट हैं, 4 ऑर्बिट 5 ऑर्बिट 6 ऑर्बिट, मतलब सबसे बड़ा साइज किसका होगा, CGM का। बहुत ध्यान समझ लो, हमारे पास कॉन्सेप्ट है, हिल जाओगे बिल्कुल। सबसे बड़ा साइज किसका है, CGM का। बात समझ में आ रही है। और जब CGM का साइज सबसे बड़ा है तो आप इमेजिन करो इसका बॉन्ड भी सबसे ज़्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ इसकी सबसे ज़्यादा होगी, और जब बॉन्ड लेंथ इसकी OH के साथ सबसे ज़्यादा होगी तो सबसे जल्दी आपके पास OH यही रिलीज करेगा, और डैट इज़ द रीजन कि CSOH सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। अब ये मत बोल देना ओवर द वर्ल्ड नहीं है हमारे पास, ओवर द वर्ल्ड तो हमारे पास CH3 काउंट कर लिया जाता है। बात सुन में आ रही, मिथाइल वो आपके सिलेबस से बाहर है। अभी आप इतना समझो, CGM हाइड्रोक्साइड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है हमारे पास। बात समझ में आ रही। अब आप इसका भी आंसर दे सकते हो, कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो गया, KOH। क्यों हो गया KOH स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, क्योंकि आप देखो ना K का साइज बड़ा है ना Na से बड़ा है, तो K अपना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, OH जल्दी रिलीज कर देगा, और जो जल्दी रिलीज करेगा, जितना जल्दी OH रिलीज होगा उतना स्ट्रॉन्ग होगा। बात समझ में आ गई, हमारे पास कंडीशन समझ में आ गई कि सबसे लेट में कौन करेगा, LiOH, फिर NaOH, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग ये, फिर उसके बाद ये, फिर ये। कंडीशन समझ में आ गई। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द साइज, साइज ज़्यादा बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, जल्दी OH रिलीज हो जाएगा, साइज कम बॉन्ड लेंथ कम, देर में OH रिलीज होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारे पास, बात समझ में आ गई। अभी और थोड़ा सा आगे आते हैं। अब आप हम कंपेयर कर रहे हैं इसको और इसको, हमने बोल दिया NaOH और BOH का होल ट्वाइस, क्लियर, बात समझ में आ रही। अब बता दो सर कि इसमें आपके पास कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, ये आपके पास हो गया इतना, ओके। अब आपसे क्वेश्चन है कि ये तो आपने सेम ग्रुप में अपने कंपेयर करा दिया, ग्रुप में सेम कंपेयर करा दिया हमने आपके पास कि सेम ग्रुप था, हमने उस पर आपका कंपेयर करा दिया, तो उसमें कंपेयर कराने पर साइज भी आप पे हो गया। अब दूसरे ग्रुप के साथ कंपेरिजन करा रहे हैं तो कैसे होगा हमारे पास, उसको आप देख लो जरा। यहाँ पे BE है, कोई प्रॉब्लम, देखो BE हमारे पास है, तो यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 2,8, लिथियम, सोडियम के बाद आता है आपके पास बेरिलियम, लिथियम, ओके, ये आपका ऊपर से आएगा थोड़ा सा, यहाँ से आपके पास बेरिलियम, फिर आपके पास ये Mg, वही तो थोड़ा सा चेंज हो गया, फिर कैल्शियम, फिर आपके पास, फिर उसके बाद आपका Ba, और फिर आपका Ra। यही तो सीक्वेंस होता है हमारे पास, है ना, वो तो एक नीचे से लिख गया था हमारे पास। तो अब आप इसमें देखो ज़रा, यहाँ से हमने आपके पास Mg ले लिया, MgOH टू द होल ट्वाइस, सेम के साथ ले रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पर 2,8,2 हो गया, ये क्या होगा 2,8,1,
कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलो सर अब इसमें कैसे साइज कंपेयर करेंगे? सर इसमें तो सर तीनों में बराबर बराबर से लगे। देखो आप भाई, इसमें ये हो गया न्यूक्लियस सोडियम का, यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 2, फिर हमारे पास यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर यहाँ पर हमारे पास हो गया 1, फिर यहाँ पर आप देखो ये हो गया सर Mg का, और फिर उसके बाद यहाँ पर हो गया हमारे पास 2, फिर आपने देखा तो यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर आपने देखा तो यहाँ पे हो गया 1,2। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक, अब आप बोलोगे सर दोनों में तो सेल तो सेम है, सेल तो सर दोनों में 3 आ रही। अब सर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा आपके पास स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है? मतलब हमें स्ट्रॉन्ग और वीक तो इससे भी आपको पता चल जाएगा, जिसका साइज बड़ा है, और जिसका साइज बड़ा है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जिसका साइज छोटा है वो वीक हो जाएगा। बहुत सिंपल सा हमारे पास। हमको कैसे पता चलेगा दोनों में सेल तो बराबर है? ऐसे पता चलेगा कि जब ये रिलीज होगा तो क्या फॉर्म करेगा? Na+OH-। जब ये रिलीज होगा तो फॉर्म करेगा Mg2+, 2OH-। तो यहाँ पर आयन Mg2+ है और यहाँ पर Na+ है। मतलब यदि Na+ फॉर्म होगा तो Na+ का मतलब लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये वाली सेल आपकी खत्म हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम हमारे पास? Mg2+ में लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन खत्म कर देगा 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तभी तो 2+ चार्ज आ रहा है, तो वहाँ से आपके पास ये भी खत्म हो जाएगा। ये पूरा हमने पढ़ा हुआ फर्स्ट चैप्टर में, मैं बोलना हमको नहीं आता। बात समझ में आ रही है? Na+ का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। आप दोनों में 2 से लाके बोले सर आप कैसे बताओगे? देखो अब हम ऐसे बताएंगे कि जब सोडियम था तो इसमें आपके पास प्रोटॉन कितने थे, जो एटॉमिक नंबर होता है, इलेक्ट्रॉन कितने थे 11। कोई प्रॉब्लम? न्यूट्रॉन से कोई मतलब नहीं। जब आपके पास मैग्नीशियम था 12 24, प्रोटॉन कितने थे इसमें 12, इलेक्ट्रॉन कितने थे 12। लेकिन यदि इसमें एक प्लस चार्ज हो गया तो 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना। देखो ना अब कितने बचे, 10 बचे, 2 8 10, तो ये 10 हो गए। अब उसमें 2 कम हो गए तो कितने बचे, 10 हो गए। ये प्रोटॉन, और ये हमने पढ़ा हुआ है क्लास 9th में कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ पर होते हैं, न्यूक्लियस में। मतलब इसके न्यूक्लियस पे कितने प्रोटॉन है 10, और प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है प्लस का, तो मतलब +10 चार्ज है इसके न्यूक्लियस में। इसके न्यूक्लियस में चार्ज कितना है +12 का। बहुत ध्यान समझना है हमारे पास। प्रोटॉन तो दोनों में सेम रहेंगे ना, प्रोटॉन का प्लस चार्ज से कोई लेना देना नहीं, वो तो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। तो इसमें आपके पास +10 चार्ज है, इसमें +12 चार्ज है। बाहर दोनों में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने पढ़ा है पॉजिटिव नेगेटिव क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ना। पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का, सेम चार्जेज एक दूसरे को रिपेल और अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव वाला बाहर वाले नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो ये 10 पॉजिटिव है, अट्रैक्ट कराने के लिए भी इसके पास कितना है 11 पॉजिटिव है, सॉरी 11 प्रोटॉन, 11 पॉजिटिव है, और बाहर अट्रैक्ट कराने के लिए कितना इसके पास नेगेटिव है 10। तो 11 देखो, 11 पॉजिटिव वाले और 10 नेगेटिव वाले आसानी से अट्रैक्ट करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर उन्हीं 10 को अट्रैक्ट कराने के लिए 12 पॉजिटिव है, तो कौन ज़्यादा अट्रैक्ट कराएगा, ये 12 वाला कराएगा ना, क्योंकि इसके पास भैया ज़्यादा ऑलमोस्ट पॉजिटिव वाले हैं, ज़्यादा लोग हैं और 10 लोगों को ये अंदर लाना है। तो ये ज़्यादा लोग हैं तो ये ज़्यादा जल्दी से अंदर ले आएंगे उसको, ये आपके पास उतना अंदर नहीं ला पाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज 12 है, बाहर 10 ही है, तो ये आपके पास और कंप्रेस कर देगा और स्ट्रांगली सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन इसके पास 11 ही है, तो ये उतना स्ट्रांगली इनको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रही है? और डैट इज अगेन इस केस में साइज और छोटा हो जाएगा और इस केस में साइज उतना छोटा नहीं हो पाएगा। और जिस केस में साइज छोटा हो गया उस केस में बॉन्ड लेंथ भी छोटी हो गई, और डैट इज द रीजन कि यहाँ पर आपका OH जल्दी रिलीज नहीं होगा, इसलिए आपका वीक बेस हो गया एज कम्पेयर टू द NaOH। बात समझ में आ गई? क्लियर है हमारे पास कॉन्सेप्ट? कुछ समझ में आ रहा है? कुछ गुजरा है दिमाग में? क्या गुजरा है हमारे पास कि यहाँ पर ये समझ में आना चाहिए कि जितना आपके पास प्लस चार्ज बढ़ता जाएगा उतना बेस आपका वीक होता जाएगा, क्योंकि साइज उतना छोटा होता जाएगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो यदि Na+ का कोई बेस है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ, Mg2+ का उससे वीक होगा, Al3+ का उससे भी वीक होगा। बात समझ में आ रही है हमारे पास? क्लियर है कंडीशन कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो हमारे पास स्ट्रेंथ है वो आपकी कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि साइज क्या होगा, छोटा होता जाएगा। आई थिंक ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझाया, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए कि यदि हमें बोलना हो कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है तो हम बता सकते हैं। बात समझ में आ रही है हमारे पास? क्लियर है? तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास यदि ओवरऑल स्ट्रॉन्ग पूछ ली जाए कि कौन से होते हैं ना जनरली आपके पास, तो ये जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं ये तो सारे स्ट्रॉन्ग होते ही होते हैं, प्लस इसके 3 ये स्ट्रॉन्ग, मतलब LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, CaOH टू द होल ट्वाइस, SrOH टू द होल ट्वाइस और BaOH टू द होल ट्वाइस। ये आपके 8 बेसेज हैं जो स्ट्रॉन्ग कहे जाते हैं।
इनके अलावा जितने बेसिस फॉर्म हो रहे हैं वो सारे वीक कहे जाते हैं। बात समझ में आ रही है हमारे पास, क्लियर है? क्यों? क्योंकि उसके पीछे रीजन साफ है कि देखो यहाँ पर +2 चार्ज आ गया तो ये वीक बेस तो वैसे ही चले गए, बट इन केसेज में क्या हो रहा है, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं साइज बढ़ता जा रहा है, तो +2 चार्ज तो है लेकिन साइज भी बड़ा हो गया ना, तो तुरंत इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो +2 की वजह से जो छोटा हुआ और नीचे ऑर्बिट बढ़ने से साइज बड़ा हो रहा है, तो साइज ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, +2 वाला ज़्यादा उसको इफेक्ट नहीं डाल पाएगा, इसलिए इनके स्ट्रॉन्ग बेस काउंट किए जाते हैं जैसे कि ये। लेकिन यदि बोला जाए कि इसका इसमें कंपैरिजन करा तो इसके सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, इसके उससे वीक होंगे। बात समझ में आ रही है हमारे पास, क्लियर है कंडीशन? कोई प्रॉब्लम? ओके, अब एक छोटा सा क्वेश्चन आता है। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिस विच आर नॉट एल्कली। क्लियर? कि मतलब आपको ऐसे बेस के एग्जांपल देने हैं जो हमारे पास एल्कली नहीं है। तो अभी हमने बताया कि एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अलावा जितने भी बेसिस हैं सारे आपके पास एल्कली नहीं है। तो छोटे छोटे एग्जांपल देते जाओ। तो जैसे आपके पास कॉपर हाइड्रोक्साइड CuH2, फिर ऐसे ही हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, आपके पास FeOH, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके पास। क्लियर है? ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन से आपके बेसिस हैं जो एल्कली फॉर्म नहीं करते। और एल्कली क्यों नहीं करते? यदि आपसे बोलिए YaLOH इज नॉट एन एल्कली, प्रूव दैट, क्या बोल दोगे आप? कि भाई ये आपका वाटर में सॉल्युबल नहीं है, और वाटर में सॉल्युबल नहीं है तो दैट इज द रीजन हमारे पास ये आपका बेस फॉर्म एल्कली फॉर्म नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है हमारे पास? क्लियर है? सो आई थिंक ये हमने आपके पास जो समझाने की कोशिश करी थी आपको कि क्या अब तो है आपके पास एल्कली मतलब वाटर में कंबाइन हो गया। कैसे हम बताते हैं कि स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? हम देखते हैं साइज किसका बड़ा है। जिसका साइज बड़ा होगा, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, जल्दी OH रिलीज कर देगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ये आपके पास सेम में कंपैरिजन के लिए जब सेम चार्ज हो, लेकिन जब अपोजिट चार्ज हो तो आपको देखना है हमारे पास कि किस में साइज आपका छोटा हो रहा है। जिसमें साइज छोटा हो रहा होगा वो देर में रिलीज करेगा, जिसमें बड़ा हो रहा होगा जो जल्दी रिलीज कर देगा। बात समझ में आ रही है हमारे पास? क्लियर है? एल्कली क्यों बोलते हैं? क्योंकि एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल से फॉर्म होते हैं। बात समझ में आ गई? जो एल्कली आपके बेसिस नहीं है, जो बेसिस आपके एल्कली नहीं है वो हमने आपके बोर्ड में लिख दिए। तो क्लासिफिकेशन पहला हमने किसके भी यहाँ पे पढ़ लिया? स्ट्रेंथ के भी यहाँ पे। बात समझ में आ रही है हमारे पास? मतलब जो आपका कंप्लीटली OH रिलीज कर दें वो स्ट्रॉन्ग है, जो ना करें वो वीक है। स्ट्रॉन्ग में हमने पढ़ लिया 8 जो पढ़े अभी। वीक में क्या हो जाएंगे? NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड BeOH2, उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे वीक बेस ही तो हैं। ये AlOH वीक बेस, CuH2 वीक बेस। बात समझ में आ रही है? उसमें एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी पूछ दिया जाता है कि जैसे CuO है ना, यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन ये भी आ जाएगा, CuO इज एल्कली और नॉट। क्लियर? अब ये एल्कली है कि नहीं है? तो एल्कली के लिए तो पहले तो ये प्रूव करो कि ये बेस है कि नहीं है। तो बेस के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा? बेस की रिएक्शन वाटर के साथ करा दो, और वाटर के साथ रिएक्शन कराने पर ये फॉर्म कर देता है CuH2, है ना। कि मतलब हमारे पास यहाँ से क्या हो गया, या इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा दें? ठीक है, तो बेस फॉर्म कर गया। तो हमने ये तो पढ़ा हुआ है कि ये आपका मेटल ऑक्साइड है, तो मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होती है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वाटर के साथ रिएक्शन करा दो, बेस फॉर्म कर दिया, मतलब बेस तो है। लेकिन अभी हम पढ़ के गए हैं कि इनके बेसिस आपका वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, और जब इसका बेस वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है तो ये आपका एल्कली कभी फॉर्म ही नहीं करेगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? नॉट। ऐसे क्वेश्चंस करने तो मतलब खेलना है आपको एसिड बेस के साथ, मजाक मत लेना। देखो आप ऐसे मत सोचना थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है। अभी 10th की केमिस्ट्री मजाक नहीं है, बहुत ज़्यादा सीरियस है। यदि लो तो, ना लो तो फिर तो कुछ नहीं है, फिर तो वही है हमारे पास, फिर तो बायो की तरीके रट डालो इसको। खैर आगे रहते हैं हमारे पास। तो पहला क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया, अब हम सेकंड क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। सेकंड क्लासिफिकेशन on the basis of acidity of bases or number of OH minus ions। क्लियर? कि नंबर ऑफ OH माइनस आयंस और या फिर हमारे पास एसिडिटी। अब एसिडिटी का मतलब फैक्ट है, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था शायद आपको याद हो, बेसिसिटी। तो जितने H+ आपका एसिड रिलीज करता है
वही उसकी बेसिसिटी होती है। जैसे HCl है तो HCl की बेसिसिटी क्या हो जाएगी 1, H2SO4 है उसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी 2, क्योंकि H2SO4 2H+ रिलीज करता है ना। तो वैसे ही यहाँ पर अच्छा एसिड जब H+ रिलीज करता है तो क्या आता है बेसिसिटी, क्यों? क्योंकि वो H+ जा करके OH को न्यूट्रलाइज करेगा। यहाँ पर OH जो रिलीज होता है तो वो किसको न्यूट्रलाइज करेगा H+ को, इसलिए यहाँ पर क्या बोला जाता है एसिडिटी। बात समझ में? तो बेस जब OH रिलीज करेगा तो एसिडिटी, जब एसिड करेगा H+ तो बेसिसिटी। क्लियर? तो यहाँ पे देख लेते हैं ज़रा। पहला हमारे पास फर्स्ट नंबर हमारे पास आ जाएगा मोनो एसिडिक बेस। क्लियर? अब देखो मोनो एसिडिक बेस मतलब इसका सीधा सा लॉजिक है, क्या हो जाएगा इसका मतलब हो जाएगा रिलीजेस 1 OH- आयन। क्लियर? जैसे एग्जांपल में आपके पास आ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास NaOH, क्या हो जाएगा हमारे पास KOH, क्या हो जाएगा हमारे पास LiOH। ये सारे के सारे क्या करेंगे आपके पास एक OH रिलीज करेंगे, क्योंकि एक ही OH है ही इनके पास, तो वो एक OH जा करके एक H+ को न्यूट्रलाइज करा देगा, इसलिए हमारे पास इसकी एसिडिटी 1 हो जाएगी और इसको बोल देंगे क्या मोनो एसिडिक बेस। फिर उसके बाद हमारे पास सेकेंड नंबर पे आ जाओ तो क्या हो जाएगा हमारे पास डाई एसिडिक बेस। क्लियर? कि मतलब इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा सीधा सा लॉजिक, इसमें आ जाएगा आपके पास 2OH-, और 2OH- के एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे हैं। जैसे आपके पास MgOH²। क्लियर? फिर जैसे आपके पास CuOH², ये सारे के सारे क्या करेंगे 2 ही OH से रिलीज करेंगे। ऐसे ही हमारे पास यदि ट्राई एसिडिक में आ जाओ, ट्राई एसिडिक में हमारे पास क्या हो जाएगा, अब ये भी पढ़ के गए हम आपके पास क्या 3 OH-, तो मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा 3 OH- आयन। तो एग्जांपल में हमारे पास क्या हो जाएगा सिंपल सा लॉजिक, अब ये भी पढ़ा हमने AlOH⁻, FuOH⁻। तो ये सारे क्या हो गए हमारे पास, ये हो गया हमारे पास ट्राई एसिडिक। क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे था हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH- आयंस कि कितने OH- रिलीज कर रहा है, और जितने OH- रिलीज कर रहा है वही हमारे पास डिसाइड कर देगा आपके पास कि क्या हो जाएगी हमारे पास उसकी एसिडिटी। क्लियर? अब आ रहे हैं आपके पास इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो लिखिएगा हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। कि मतलब जो एसिड्स हैं उनकी आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज, कि कैसे हमारे पास आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने बताया था कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोलबिलिटी, डेंसिटी, है ना, लैटिस, ये सारा का सारा किसके अंदर आता है आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। बात समझ में आ रही है? पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? एक बार थोड़ा ध्यान से इसको बैठ करके पढ़ो, समझो कि हमने क्या पढ़ाया और तुमने पहले क्या पढ़ाया था, तब तुमको समझ में आएगा कि एक्चुअल में डिफरेंस क्या था। बात समझ में आ रही? रियलिटी में जिए, लिव ऑन रियलिटी, नॉट ऑन जस्ट कि हाँ भी हो गया तो हो गया। खैर, पहला हमारे पास क्या है, पहला तो आपको सबको पता है कि भाई हमारे पास बिटर होता है, कैसा टेस्ट में। अब इसका एग्जांपल जैसे छोटा सा, कभी कभी मान लो बाथरूम में, वॉशरूम में जाते होगे, है ना, बात करते होगे, नहाते होगे, सोप लगाते होगे, कभी कभी पता चला शावर से तुमने सोप थोड़ा सा माउथ में चला गया, हल्का सा, तो कड़वा लगता है ना। तो मतलब हमने एक्सपीरियंस किया, हम नहीं लगाते सोप, सर में कौन सोप लगाता है। खैर, बात समझ में आ रही? तो यहाँ से क्या हो गया हमारे पास, तो ये बिटर इन टेस्ट होता है, हल्का सा फील होता है, तो डैट इज़ द रीजन हम कह सकते हैं कि आपका बिटर मतलब कड़वा। सेकेंड नंबर हमारे पास है सोपी इन टच। अब ये तो फैक्ट है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वॉशरूम में गए होंगे, गिर गए होंगे फिसल के, बाद में बोला होगा ये साबुन कौन लगा के आया था वहाँ पर, है ना। बात में गलती खुद की, गिरे खुद, लेकिन मतलब दोस्त किसी और पे कि हाँ भाई तुमने साबुन क्यों वहाँ छोड़ दी थी, है ना। सो क्या कंडीशन हो गई हमारे पास कि स्लिपरी होते हैं, है ना। स्लिपरी का मतलब कि जैसे आपके पास बनाना पील होता है, तो बनाना पील मतलब पैर पड़ जाए तो स्लिप हो जाता है मोस्टली, तो वही कंडीशन यहाँ पर भी होती है कि स्लिपरी होते हैं, तो इसलिए उसको बोला गया सोपी टू टच। यहाँ पर लिख सकते हो स्लिपरी, स्लिपरी मतलब फिसलने वाले। तीसरा हमारे पास थर्ड नंबर कोरोजिव इन नेचर। ये तो आपको पता ही है कि भाई जैसे हमारे पास ऑलमोस्ट आपके पास एसिड्स होते हैं कोरोजिव इन नेचर, वैसे ही आपके पास बेस भी होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएंगे सोलुबल इन वाटर।
सोलूबल इन वाटर। तो हमने पढ़ा हुआ है कि यदि आपका वाटर में सोलूबल हो गया तो हम उसको क्या कह सकते हैं, एल्कली। यदि नहीं हुआ तो आपके पास वो आपका एल्कली नहीं है, बेस तो रहेगा लेकिन एल्कली नहीं रहेगा। फिर आपके पास आ जाएगा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो फैक्ट है हमारे पास कि भाई हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। कंडक्ट करने के पीछे भी रीजन साफ है कि भाई जैसे एसिड्स में H+ हो रहा था प्रोड्यूस, वैसे इसमें OH- होता है, तो आयंस तो हो ही रहे हैं। तो जब आयंस हो रहे हैं तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है ये क्या करेंगे, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। बात समझ में आ रही है हमारे पास। तो दैट इज द रीजन हम कह सकते हैं कि ये आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। यदि स्ट्रॉन्ग बेसेज हैं तो ज़्यादा आपके पास OH- जल्दी आसानी से रिलीज होगा, ज़्यादा OH- उनमें होगा तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। यदि आपके पास ऑलमोस्ट वीक बेस हैं तो पुअर कंडक्टर होंगे। तो वो डिपेंड करता है हमारे पास स्ट्रेंथ पे। और लास्ट हमारे पास बेसिस हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्लियर, बात समझ में आ रही है कि जो बेसिस होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है हमारे पास, बहुत ज़्यादा होता है। जैसे एसिड्स में हो रहा था बहुत ज़्यादा, वैसे इसमें भी होता है बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग कूलाम्बिक फोर्स के थ्रू होता है। क्योंकि हमने पढ़ा ना कि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे से किससे अटैच होते हैं, स्ट्रॉन्ग कूलाम्बिक फोर्स से। यदि आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो जरूर आप देखा करो, क्योंकि डायरेक्टली आपको इस लेक्चर में मजा नहीं आएगा, लेकिन यदि शुरुआत से देखते रहो तो फील आएगा इस लेक्चर में। बात समझ में आ रही है। तो आज के लिए इतना ही, इस लेक्चर में अब इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो हमारे पास आएगा वो आएगा आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस पे। क्लियर, वहाँ पर हम यूजेज ऑफ बेसिस भी पढ़ेंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन लेकर आएंगे एसिड्स और बेसिस में। सो टिल देन एंजॉय, बी मोटिवेटेड एंड स्टे फोकस्ड।